and check in with your friends. पाँच मिनट और वेट करते हैं बच्चों के ऐड होने का। आई थिंक अब हमें शुरू करना चाहिए। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? यस मैम, आ रही है आवाज। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताना शो हो रही है नहीं हो रही है। शो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। ओके ओके। तो सबसे पहले मैं अपने आप को ही इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरा नाम अर्चना है और फिलहाल मैं रोहतक में रहती हूँ। एमटीयू यूनिवर्सिटी से अपना एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स को परस्यू कर रही हूँ, ठीक है। मेरी जो स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है, किसी ने सुना हो तो, मतलब काफ़ी पॉपुलर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये स्कूल। तो आई थिंक इतना बहुत है। साथ में मैं जॉब भी करती हूँ इक्विटी डीलर प्रोफाइल पे, ठीक है, रैली गियर ब्रोकिंग लिमिटेड में। एक सेकेंड। तो ये जो हमने कोर्स शुरू कर रहे हैं हम लोग, इसमें लाइव क्लासेस होंगी सारी। और
जैसे मेरा ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप सब मुझे कोऑपरेट करेंगे और करना भी, क्योंकि पहली बार ही है मेरा। पर मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना मैं जानती हूँ, उतना मैं अच्छे से शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी अपने साथ। तो हमारी जो क्लासेस हैं, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये हमारा कोर्स है, जिसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होंगे। कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जैसे कि आपस में कई लोग कन्वर्सेशन करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो हमें समझ में नहीं आता है कभी-कभी कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर समझ में भी आते हैं तो हमें एक्यूरेट नहीं पता होता है, टर्म्स का मीनिंग नहीं पता होता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उनके लिए भी है, तो उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में कुछ चीज़ों को। तो मैं चाहती हूँ जब भी ऐसा लगे कि इस चीज़ का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे आप पूछ लेना, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और कोई मतलब डाउट कभी भी हो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? कॉमर्स जो बैकग्राउंड है जिनका, उनके लिए थोड़ा ईज़ी होगा ये समझना सब कुछ, और जिनका नहीं है, और तो वो कोशिश करना, मैं भी कोशिश करूँगी पूरा कि मैं उनको समझा पाऊँ। इसमें इसके अलावा हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने सुना तो है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, लेकिन एग्ज़ैक्ट पूछा जाए तो बहुत कम बच्चों को ही पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें नहीं पता है, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम्स, प्राइसेस, ये सब चीज़ों के लिए हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और अभी मुझे आज का ये हमारा जो कोर्स है, हम इसको 10 दिन का ही रखेंगे, और आज हमारा डे 1 है। अगर वो हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि संडे को क्लासेस होनी है या नहीं होनी है, आप मुझे बता देना। तो अब हम आज जो है स्टॉक मार्केट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आईपीओ के बारे में पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे। और जैसे मैम अलग, हाँ जी। मैम 10 दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा? नहीं, एक्चुअली इसलिए तो मैं बेसिक्स कवर कर रही हूँ। पूरी कोशिश है कि मैं 10 दिन में कर दूँ सारे कवर। अगर टाइम बढ़ता है, अगर आपको इंटरेस्ट भी आता है, तो हम टाइम बढ़ा सकते हैं। मैम ओके संडे को ओके। होना चाहिए। क्या संडे को क्या? संडे को मतलब क्लास होना चाहिए जिससे जल्दी कवर हो सके। हाँ, नहीं, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम पे पढ़ा सकती हूँ, ज़्यादा चीज़ें भी बता सकती हूँ, पर डिपेंड आप लोगों पे करता है कि मेरा पढ़ाना आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आप इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको समझ में आएगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लगेगा, तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, टॉपिक्स और ज़्यादा इंक्लूड कर सकती हूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड ओके। है। मैंने इसलिए कम टाइम रखा कि क्या पता कुछ बच्चों को इंटरेस्ट ना भी आए, मेरा पढ़ाना अच्छा ना लगे, इस वजह से। बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और टॉपिक्स ऐड करवाने हैं, और कुछ पढ़ना है, टाइम, सब कुछ आपके ऊपर मैम है। इस कोर्स में सिर्फ बेसिक्स है या ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ है? टेक्निकल एनालिसिस का आपने छोटा सा टेक्निकल, पार्ट बताया। हाँ, टेक्निकल एनालिसिस का भी बेसिक्स है कि जैसे थ्योरेटिकल है वो कवर किया जाएगा, प्रैक्टिकल मैं शायद ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, पर मैं कोशिश करूंगी थोड़ा बहुत बताने का उसका, ठीक है? तो मतलब तो मैम ये आगे एक्सटेंड होने का मैम कुछ चांसेस है? तो वो इंस्टा अगर, हाँ मुझे जी, मिलेगा क्या? क्या 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 बोल रहे हैं आप? बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो बता रही हैं आप उसका कोई पीडीएफ भी दिया जाएगा थ्योरी के रूप में? जो मेरे पास ये पीपीटी मैंने प्रिपेयर की हुई है ना, इसी को ही मैं आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगी। ये चलेगा आपको? ओके। हाँ। हाँ हाँ चलेगा। इसके अलावा जो मैं ये पढ़ाऊंगी, इसको भी मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? ऐसे कोई मेरे पास ओके। नोट्स के फॉर्म में तो मेरे पास यही है। और ये किसी ने बोला था कि एडवांस वर्जन के लिए आपने पूछा था ना, तो मैं फिर वही बोल रही हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी ऑनलाइन शुरू ही कर रही हूँ, तो मेरे को नहीं पता आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। इस वजह से मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे कितने टाइम तक इसे रखना चाहिए, तभी मैंने 10 दिन का रखा है। अगर आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाना, तो मैं इसको और भी ऐड कर सकती हूँ इसमें चीज़ें। ठीक है? क्लियर हो गया चीज़? यस मैम। ओके। तो टेक्निकल का कोई पूछ रहा था, हाँ, तो उसमें चार्ट्स, इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल सब पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल का हम देखेंगे कि कितना करना है, ठीक है? और जो अच्छा मैं बता रही थी कि कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हम आज कवर करेंगे। अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि हम 1 घंटे के अंदर कितना कवर कर पाएँगे,
तो मैं थोड़ा बहुत टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में, आईपीओ के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, अंडर राइटर्स कौन होते हैं इस बारे में। लेट ज्वाइन कर रहे हैं कुछ बच्चे। अंडर राइटर्स के बारे में, फिर लॉट साइज क्या होता है। वैसे आप में से कोई है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करता हो? कोई भी नहीं है? नो मैम। और जिसको पहले से ही नॉलेज हो थोड़ी बहुत? यस मैम। अच्छा, आपने कोर्स वगैरह लिया था कोई? नहीं भवानी मैम, को भी सेल्फ। पढ़ के है। अच्छा अच्छा। हाँ मैम, आपने कहाँ से सीखा? मैं काफ़ी टाइम से खुद ही पढ़ के मैंने सब कुछ सीखा है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिसको भी अगर जॉब में इंटरेस्ट है ना, जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कॉलेज स्टूडेंट्स हो सारे, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेन चीज़ तो वही है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगी मैं, क्योंकि हम लोग खुद से चाहे कितना ही सीख ले, कोर्सेज चाहे कितना ही ले ले, ठीक है, जब तक हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते ना, उस चीज़ को कोई बेनिफिट नहीं है। प्रैक्टिकल अप्लाई हम कर पाएंगे जब हम जॉब, इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें करते हैं जो मेन इस काम को करते हैं उनके पास, ब्रोकर्स के पास या फिर बैंक्स में, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि यार जॉब मिलेगी कैसे, क्योंकि हम तो छोटे हैं ना, हम तो कॉलेज में, हमें कोई जॉब देता भी नहीं है और लोग तो मैम हमसे आगे इसके हैं। लिए एक चीज तो ये है कि जॉब के लिए पहले तो कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल वे में कहीं पर हाँ देखें तो उसके लिए हमारे पास कॉलेज डिग्री होती है। हाँ अब इस वाले चीज में देखते हैं तो किसी के पास में भी इस चीज की एक्सपर्टीज या कोई सर्टिफिकेट तो होगा नहीं। तो हाउ वुड यू रिकमेंड अहेड? हाँ जी, आप बोल रहे हो कि स्टॉक मार्केट में किसी के पास क्या नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इट। मैं बताती हूँ आपको, ये जो NISM है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट अच्छा, ऑफ, NISM, हाँ हाँ हाँ, सुना है ओके। आपने इसके बारे में? आई गॉट इट। हाँ, तो ये वो सर्टिफिकेट है जॉब की हेल्प करेगा आपको जॉब दिलाने में। अब जैसे मैं बताती हूँ अपना, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, काफ़ी लोगों से आप में से छोटी होंगी और थोड़ी बहुत ही बड़ी होंगी, लगभग आपके बराबर हूँ, ठीक है। और मैं साथ में जॉब कर रही हूँ इनके सर्टिफिकेशंस की वजह से, ठीक है। मेरे पास सीरीज 8 और सीरीज 5A और 14 का सर्टिफिकेट है। तो ये जो ये NISM जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी का एक इनिशिएटिव है, एजुकेशन इनिशिएटिव। सेबी के बारे में सुना है? यस मैम। सेबी है जिनको नहीं पता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ। हाँ जी हाँ जी। ये जो है किसको रेगुलेट करती है? स्टॉक मार्केट को। जैसे हम सब पे निगरानी रखने वाला, हमें कोई परेशान ना करे, हमारे लिए पुलिस होती है ना, उस तरीके से इन्वेस्टर्स को कोई हार्म ना पहुंचे, उसके लिए सेबी ये सब चीज़ें उनकी ड्यूटीज होती है, ये सब देखना कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, यानी कि कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है, ठीक है, मार्केट में। तो उसने ये जो है NSE के थ्रू ये कोर्स शुरू किया NISM में, जिसमें 31 सर्टिफिकेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। मैं आपको दिखा दी, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मैं आगे इसके बारे में बताऊँ, नहीं तो फिर हम अपना कोर्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्लास भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको मैम हम हाँ क्लास कंटिन्यू करते हैं ना, बाद में ठीक सब है, कुछ क्लियर बाद भी हो सकता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास ही कंटिन्यू करते हैं। मैं इसके बारे में बाद में बता दूंगी, जिनको इंटरेस्ट है मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे Yeah, में, ma'am. Can you please share this information at the end of the section? ओके ओके, आई विल शेयर विद यू। या फिर हम आज नहीं भी कर पाए तो हम आगे भी कर सकते हैं, बाकी टाइम लगता है तो हम करते हैं, एंड ऑफ द सेशन करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, एक सेकेंड। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई ए नाम का बंदा है, उसने बिजनेस शुरू करना है। मैं रोहतक में रह रही हूँ, तो मैं रोहतक का एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि मैंने कोई अपना बिजनेस शुरू किया ABC रोहतक के अंदर, ठीक है। अब वो जो है ना बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे को अच्छे खासे पैसे मैं अर्न कर रही हूँ, रेवेन्यू मेरा अच्छा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार रोहतक में क्यों, मैं पूरे हरियाणा स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मेवात में, फरीदाबाद में और हिसार में, अलग अलग जगह मेरे जो है ये बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया, और अब मेरे को और कैपिटल चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं अपने फ्रेंड की हेल्प लूँगी, ठीक है। मैंने बी के पास गई मैं, और मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरा बिजनेस प्लान है और काफ़ी अच्छा चल रहा है जो भी मैंने बिजनेस किया हुआ है, तो मुझे लगता है मैं और एक्सटेंड करना चाहिए, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो हम दोनों ने पार्टनरशिप कर ली और हमने इसको शुरू कर दिया। अब वो भी और अच्छा चलने लगा। उसके बाद हमने सोचा कि स्टेट में ही नहीं,
अपने ही स्टेट में नहीं, अलग अलग स्टेट में होना चाहिए इंडिया में। तो उसके लिए हमने और कैपिटल चाहिए। तो मेरे को, मैं ए जो जितने लोगों को जानता था उन्होंने उससे कांटेक्ट किया, बी जितने लोगों को जानता था उसने उनसे कांटेक्ट किया, ठीक है, और कैपिटल रेज कर ली, और उसके बाद इन्होंने ये बिजनेस शुरू कर दिया डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के अंदर ही, ठीक है। अब वो और अच्छा चलने लगा, हमारी कंपनी जो कंपनी बन गई अब, और वो बहुत अच्छी चलने लगी। हमें अब क्या करना है कि अपनी ही कंट्री में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ये करना है। मुझे अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस चलाना है, लेकिन अब उसके लिए और ज़्यादा कैपिटल चाहिए। मेरे पास जितना पैसा था मैंने वो लगा दिया अपने बिजनेस में। मैंने अपने फ्रेंड्स से पैसा ले लिया लगाने के लिए, ठीक है। और हम दोनों जिन जिनको जानते थे, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली रिलेटिव्स को, जितने को जानते थे, हमने उनसे भी पैसा ले लिया। अब मेरे को और पैसा कहाँ से मिलेगा? तो मैं जाऊंगी अननोन के पास, जिनको मैं नहीं जानती, उन लोगों के पास मैं जाऊंगी। उन तक जाने के लिए हम लोग आईपीओ लेके आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये जो इसका मेन पर्पस होता है वो होता है फंड रेज करना, जो कंपनी है उसकी ग्रोथ के लिए। अब जो ये ए है ना, मतलब जब मैंने ये एबीसी शुरू किया था रोहतक के अंदर, मैंने अकेली नहीं किया था, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। जब ए और बी ने मिलकर किया तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म हमने शुरू कर दी। अब यहाँ पे ये एबीसी फर्म थी और यहाँ पे हमने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कर दी। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं 1। यहाँ मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। यहाँ मिनिमम हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 200, क्योंकि इतने ही लोगों को हम जान सकते होते हैं। एग्जाम्पल लेके चल रहे जो, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ ना 2 और 200, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब मैंने इसको पब्लिक कर दिया तो हमारा प्राइवेट जो है वो हट गया और ये खाली लिमिटेड रह गया। और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 7 हो गए और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं। जो आपने लास्ट बताया है अपना लिमिटेड जो है, वो पब्लिक लिमिटेड भी तो हो सकता है। पब्लिक लिमिटेड ही है वो, पर हम उसमें पब्लिक नहीं लिख रही हूँ, मैं उसमें खाली लिमिटेड लिख रही हूँ। पब्लिक ओके। लिमिटेड, हाँ, उसको लिखते लिमिटेड है ना, खाली प्राइवेट हटा दिया उसमें से, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया हम आईपीओ तक आए कैसे। अब हम आईपीओ के बारे में पढ़ेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये कोई भी कंपनी इसलिए लाती है, मैंने अभी बताया, फंड रेज करने के लिए इसका मेन पर्पस होता है, और ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती होती है, इसलिए इसको लाती है। और इसके अलावा इसको लाने के लिए सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो उनको फॉलो करनी होती है, जैसे कि कितने टाइम के अंदर आपको ये इशू करना है। मतलब जब आईपीओ आता है तो वो 2 डेज के लिए ओपन रहता है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको उसकी जो साइट है उस पर कि कैसे आप देख सकते हैं, डिटेल्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं कब तक इशू होने कंपलसरी हैं। इसके अलावा जैसे कि शेयर्स जो है डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। डीमेटेरियलाइज्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने चाहिए, फिजिकल फॉर्म में मतलब नहीं होने चाहिए। और जो भी और अदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल होने चाहिए लिस्टिंग ऑफ शेयर, यानी कि अभी जो है कंपलसरी है हर शेयर को लिस्ट होना, हर कंपनी को लिस्ट होना एनएससी और बीएससी पे, अगर वो आईपीओ लेके आ रही है। तो पहले क्या था, अपनी मर्जी से वो ये एनएससी बीएससी क्या है वो भी बताऊंगी, तो उन पे किसी पे भी लिस्ट हो सकती थी, ठीक है। लेकिन अब कंपलसरी है कि दोनों पे लिस्ट होना ही है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो भी सेबी का ही फॉलो करना है इसको, कंपनी को अपना आईपीओ लाने के लिए। फिर उसने कुछ क्लासेस सेट की हुई हैं कि जैसे कि 35% जो है अलॉट होंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर्स किसको बोलेंगे? जो कि 2 लाख से कम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, शेयर्स को अलॉट इशू करने में, ठीक है, शेयर्स के लिए अप्लाई करने में, सॉरी। और 50% जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो कौन होते हैं? जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। इसके अलावा LIC ये कॉर्पोरेशन, ये जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सब जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है जो भी है। तो ये जो है 50% तक कर सकते हैं, रेस्ट जो है वो अदर्स के लिए है, जो बचे हैं बैलेंस। तो ये कुछ कुछ उनकी गाइडलाइंस होती है आईपीओ को लाने के लिए, ये फुलफिल करनी होती है। इसके अलावा इशू साइज होता है। इशू साइज क्या होता है कि वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है इशू कर रही है, वो इशू साइज हो गया। एक होता है प्राइस बैंड,
प्राइस बैंड होता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 100 से 150, तो आप कितने पे अप्लाई कर रहे हो। मान लो आईपीए आया और प्राइस बैंड 100 to 150 है, तो ए ने अप्लाई किया 100 के लिए, बी ने अप्लाई किया 140 के लिए, सी ने किया 150 के लिए। तो ये होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, यार जब हमें 100 रुपए में कोई चीज मिल रही है तो हम 150 में क्यों लेगा उसे कोई, ठीक है। तो जब हमें ये आईपीओ के शेयर्स अलॉट होते हैं ना, तो जैसे कि ये 150, 140 और 120 अमाउंट मान लेते हैं। तो मान लो 150 के लिए 30 लोगों ने बोला हाँ, और 120 के लिए 10 ने बोला, और इसके लिए बोला 60 ने। तो 140 पे जो है ये प्राइस तय होगा कि हमारे जो शेयर्स का प्राइस है 140 है। अब जो 30 लोग जिन्होंने 150 रुपए दिए हैं आईपीओ में, आईपीओ के लिए, उनको अपने 10 रुपए रिफंड हो जाएंगे। लेकिन जिन 10 लोगों ने 120 रुपए दिए ना, उनको वो आईपीओ जो है शेयर्स अलॉट ही नहीं होंगे। तो ये देखा जाता है कि कितने पर्टिकुलर जो प्राइस है उस पर बिड लगाई गई है कितनी ज्यादा, तो इस पे डिपेंड करता है। तो ज्यादा करोगे तो आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन कम पे लगाओगे तो मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है अंडर राइटर्स का। किसी को पता है अंडर राइटर्स के बारे में? किसी ने सुना है? किसी ने नहीं सुना? नहीं। ओके, मैं बताती हूँ। इतना समझ में आ रहा है जो मैंने बताया? स्पीड तो तेज नहीं है मेरी, मैं कभी कभी ज्यादा जल्दी बोलती हूँ। कोई बात नहीं, बट समझ में आ रहा है बहन। ठीक है, ओके। तो अंडर राइटर्स जो होते हैं, वो उनका काम होता है ये जो कंपनी शेयर्स ले, जैसे सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से आपका 90% जो है ना, जितना आपने इशू किया उसका 90%, जैसे मान लो मैंने 1 लाख शेयर्स के लिए आईपीओ लाया है, 1 लाख शेयर्स के लिए आईपीओ लाया है, तो उसमें से 90,000 जो है कंपलसरी है कि लोग उनके लिए सब्सक्राइब करें। अगर वो नहीं करते हैं ना, तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर वो पैसा जो लोगों का रिफंड करना होता है कंपनी को। मतलब अगर उसमें इसका क्या है, रेपुटेशन भी खराब होता है, आईपीओ भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो अंडर राइटर्स क्या करते हैं, वो ये गारंटी लेते हैं कि हम आपका ये काम कर देंगे, 90% जो ये फुलफिल करवाने के रिक्वायरमेंट वो हमारी ड्यूटी है, अगर हम करवाएंगे, हम आपका इशू करेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो मैम इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं, आई वाले अंडरराइटर्स ऑफिस से बता अंडर दो राइटर्स का मैं दोबारा बताती हूँ। आपने मर्चेंट बैंक के बारे में सुना है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। नाम सुना हुआ है। नाम सुना है? मर्चेंट बैंक्स जो हैं ये अंडर राइटर्स का और मर्जर एक्विजिशन का काम करते हैं, ठीक है। अंडर राइटर्स, जैसे अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, आईपीओ इसलिए लाती है कि वो लोगों को शेयर्स इशू करती है और बदले में उनको लोग पैसे देते हैं, ठीक है। अब ये शेयर्स के बदले उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं और उन्होंने पैसे दे दिए कंपनी को, ठीक है। अब क्या है कि ये जो आईपीओ लेके आई है, मान ले कि उन्होंने, जो मैंने बताया इश्यू साइज जो है 1 लाख शेयर्स का है, इस 1 लाख में से इसका 90% जो है लोग कंपलसरी है कि लोग 90,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं थोड़ा सा टेक्निकल में चली जाती हूँ अगर आपको नहीं आ रहा है समझ, ठीक है। जैसे वैसे अकाउंट्स में होता है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझने के पर्पज से आपको समझा देती हूँ। हमने जो अपनी एबीसी कंपनी शुरू की थी ना, अब मान लेते हैं उसकी जो टोटल कैपिटल है 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए, ठीक है। और हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया, हमने उसमें लिख दिया कि हम जो है 1 लाख तक की कैपिटल रख रहे हैं और इतने ही वर्थ के शेयर इशू करेंगे। इसको 10 लाख बना लेते हैं, 10 लाख जो है इतने ही वर्थ के शेयर इशू कर सकते हैं हम लोग। जो ये मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ शेयर जिसमें हम इशू करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। इतना मतलब किसी को नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, वैसे इतना मैं थोड़ा सा डीप में बता रही हूँ आपको, जैसे कि वो वाली चीज समझ में आ जाए। तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। मान लो अब जैसे मैंने 10 शेयर्स मतलब होता है हिस्सा, और मैंने इसका क्या किया, एक हिस्से का प्राइस 10 रुपए रख दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। कंपनी ने, हमारी जो एबीसी लिमिटेड कंपनी, एबीसी कंपनी है, हमने उसका प्राइस 10 रुपए रख दिया एक शेयर का। तो 10 लाख हमारी टोटल कैपिटल थी, 10 से डिवाइड कर दो तो हमारे कितने हो गए, 1 लाख जो है शेयर्स इशू हो सकते हैं अब, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख हो गई और नंबर ऑफ शेयर्स जो हम इशू कर सकते हैं वो 1 लाख हो गए। अब मैंने इसमें से 1 लाख पूरे इशू ना करके, मैंने इसमें से 50,000 जो है वो आईपीओ के लिए इशू कर दिए, फ्रेश इशू है ये, ठीक है। अब इन 50,000 में से 3 कंडीशन हो सकती है, या तो कोई फुल्ली सब्सक्राइब कर दे,
50,000 के 50,000 कर दे, ठीक है, 50,000 के लिए 50,000 लोगों ने 50,000 के लिए अप्लाई कर दिया लोगों ने, या फिर क्या करें इससे कम के लिए कर दे, 40,000 के लिए कर दिया, या फिर क्या करें इससे ज्यादा के लिए कर दिया। ये हो गया फुल्ली सब्सक्राइब, ये हो गया अंडर सब्सक्राइब, और ये हो गया ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अब इस केस में तो जिसने जितनों के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट हो जाएंगे शेयर्स, इस केस में कम होंगे, मतलब इस केस में भी जिनको जितने ने अप्लाई किया उतने हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो 10,000 है वो बच जाएंगे। अब 60K के बेस में उसमें क्या होता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, वो अलग चीज है, तो इसमें इतने डीप में नहीं जाना है। अब जो हमने ये 50,000 शेयर्स इशू किए ना, कंपलसरी है इसके 90% के लिए लोग जो है अप्लाई करें, कि लोग इंटरेस्ट शो करें कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इसका 90% कितना होगा इसका, 45,000 होगा शायद, हाँ 45,000 होगा। तो इसके लिए अप्लाई करें, ये कंपलसरी है। तो क्या गारंटी है हमारी एबीसी कंपनी के लिए लोग जो 45,000 शेयर्स के लोग अप्लाई कर देंगे, अगर मान लो बिल्कुल नहीं करते हैं तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। उसके अलावा हमारे चलो 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया लोगों ने, हमें उसके लिए रिफंड करना पड़ेगा लोगों को जिसने अप्लाई किया है, उनके पैसे वापस देने पड़ेंगे उन्हें, ठीक है। तो ये चीज ना हो, हमारी रेपुटेशन खराब ना हो, ये रिफंड वाला काम ना हो। हमने शेयर्स इशू तो इसलिए किया ना कि हमारे कैपिटल हम रेज कर पाए, जब ये वाली दिक्कत आ सकती है तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो अंडर राइटर्स है वो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये काम संभालते हैं कि अगर कल को आपका कोई शेयर्स नहीं खरीदता है, ये जो है 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, तो वो खुद ही खरीद लेते हैं। तो वो खुद खरीद लेते हैं, खुद या तो आपको बेच देंगे आपके शेयर्स को किसी और को, या फिर हम जब नहीं बेच पाते तो हम खुद खरीद लेंगे। ये किसने बोला ये बात वैसे, किसने बोला था ये? कार्तिक ओके मैम। ओके। तो ये वाली चीज है। अब ये समझ में आया अंडर राइटर्स का काम मेन इश्यू Yes, ma'am, करवाना, हाँ शेयर्स को इश्यू करवाना मेन उसका काम है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि अब जो हमने ये 100 से 150 वाली प्राइस रेंज डिसाइड की थी ना, यानी कि एक शेयर्स का प्राइस कितना हो, मैंने बताया था इसकी फेस वैल्यू तो 10 रुपए है और हम इसको इशू कर रहे हैं 100 से 150 की रेंज में, ठीक है। क्यों? इसका मतलब है अगर जैसे उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है ना, अगर हम इसको इससे ज्यादा पे मान लो 100 रुपए पे इशू कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि शेयर जो है प्रीमियम पे इशू हो रहा है। प्रीमियम मतलब कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। कोई एक्स्ट्रा पैसा क्यों देता है किसी चीज के लिए? जब उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, उसने एक अच्छी चीज कर रखी हो, मतलब तो देखते नहीं हम लोग अलग अलग कंपनीज के शेयर्स कितने आए हैं, उनकी जो रियल फेस वैल्यू 2 होती है, 10 रुपए होती है, इतनी कम कम होती है, ठीक है। और अगर ये मान लो 9 है 8 है तो मतलब ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसके कम पे। वैसे शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते शायद, मेरे को यहाँ तक नॉलेज है। और इसके अलावा तो ये प्राइस बैंड का मैं बताती हूँ। तो ये जो हमारी 100 से 150 की रेंज है, कौन डिसाइड करेगा कि मेरे शेयर्स का वर्थ कितना है? मतलब मेरी जो एबीसी लिमिटेड कंपनी मैं बनाने जा रही हूँ तो उसका वर्थ कितना है, मतलब मैं एक शेयर का प्राइस कितना रखूँ। तो ये अंडर राइटर्स क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि फंड मैनेजर होते हैं, उनको ये इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि आप पढ़ो ये प्रोस्पेक्टस। अब नई टर्म आ गई, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको जो ये कंपनी है ना जो आईपीओ लेके आ रही है वो क्रिएट करती है और इसको डिस्क्लोज करती है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हिस्ट्री क्या है उसकी, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ को लाने का, ठीक है। और काफी सारी डिटेल्स जो है हमें इसके विजन क्या है, स्ट्रेटेजीज, बिजनेस, सब चीजें हमें इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाती है। तो हम किसी कंपनी के बारे में प्रोस्पेक्टस के अंदर से पढ़ सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इस डॉक्यूमेंट्स में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इन सब इसको किसको देता है? ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो इन्वाइट किए ना अंडर राइटर्स ने, उनको देता है और बताता है कि आप बताओ इनके प्राइस कितना होना चाहिए, आप कितना शेयर्स इशू करोगे इस कितने प्राइस पर। तो किसी ने कहा कि हम तो 100 रुपए मानते हैं इसका वर्थ एक शेयर का, किसी ने कहा मैं तो 120 मांगता हूँ, किसी ने कहा 130, किसी ने कहा 150। तो मिनिमम 100 रुपए था और मैक्सिमम 150। तो उन्होंने एक प्राइस बैंड बना दिया कि हम लोग 100 से 150 की रेंज में रखते हैं और अब हम लोग इन्वेस्टर्स पे छोड़ देते हैं कि वो कितने प्राइस पे इसको अप्लाई करते हैं। ये डिफरेंट हो सकता है ये प्राइस बैंड, यानी कि जो हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए अलग हो सकता है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स के लिए अलग हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है। तो अंडर राइटर्स का ये दो मेन काम हो गए, ठीक है। इधर अब मैं आपको ये दिखाती हूँ
कि आप कहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आईपीओ आ रहा है और सभी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी। चित्तौड़गढ़ करके एक साइट है, चित्तौड़गढ़ आईपीओ, इसमें आपको सारे जो अपकमिंग आईपीओज हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे कि ये ग्लोबल सरफेस लिमिटेड का लेते हैं। देखो ये मार्च 13 टू 15 तक ओपन है। मैंने बताया था 2 दिन के लिए होता है, मतलब मोस्टली मैंने देखे हैं तो 2 दिन के टाइम पीरियड होता है ओपन होने का उनका। ठीक है, लिस्टिंग डेट लगभग अभी बता नहीं रखे वैसे तो, लेकिन आईपीओ लाने के जब वो अलॉट होने लगते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर इनको लिस्ट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, फेस वैल्यू 10 रुपये है इसकी, और प्राइस जो मैंने बताया ना कि रेंज होती है, जो मैंने 100 से 150 ली थी, उन्होंने कितनी लिया 133 से 140 के बीच में। ठीक है, और लॉट साइज अब एक टर्म आती है 100 शेयर्स जो है लॉट साइज। जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, हम लोग एक शेयर खरीदते हैं, हम लोग एक शेयर खरीदते हैं, हम लोग 2 शेयर खरीदते हैं, 3 खरीदते हैं, हम 1.5 शेयर नहीं खरीदते, 2.5 शेयर नहीं खरीदते है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 के मल्टीपल्स खरीदते हैं। अब जैसे ये 1 है, वैसे 50 भी हो सकता है, 50 हो गया, 50 के मल्टीपल्स हो गए, 100 शेयर्स खरीद सकते हैं, 150 खरीद सकते हैं। यहाँ पे हम 51 या 52 नहीं खरीद सकते। उसी तरीके से उसका लॉट साइज है 100, या तो हम मिनिमम 100, हमें एक लॉट साइज के लिए 100 शेयर्स को खरीदना कंपलसरी है, और इस या फिर इसके मल्टीपल 200, 300 ऐसे, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, इसके मल्टीपल 100 के, तो वो लॉट साइज हो गया। ठीक है, अगर आपको आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना है तो मिनिमम 50,000 के अराउंड आपके पास कैपिटल होनी चाहिए, मतलब 50,000 के आसपास ही रहता है एक लॉट साइज के प्राइस के बराबर। ठीक है, तो इसमें देखो ये लॉट साइज बता रखा है 100 शेयर्स का, या तो 100, 200, 2 लॉट के लिए अलग आप कर रहे हो तो अप्लाई, 300 3 लॉट्स के लिए। फिर मैंने बताया था इश्यू साइज की, नंबर ऑफ शेयर्स जो है इश्यू हो रहा है 11,000, सॉरी 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख 70,000 है ये, जिनके शेयर प्राइस जो है फेस वैल्यू 10 रुपए की है, जिसका अमाउंट भी बता रखा है। फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, मैं ये बताती हूँ इसका क्या मतलब है। हमने अपनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल ली थी ना 10 लाख। ठीक है, हमने इसमें से कितने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई कि 5 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये जो है ना ऑथराइज्ड कैपिटल में हमने फ्रेश शेयर इशू किए हैं, नए के नए। ठीक है, इनको कभी किसी ने पहले ले नहीं रखा, मतलब कोई इसका शेयर होल्डर नहीं है पहले, तो ये हो गया फ्रेश इशू, जिसको अभी तक किसी ने कोई शेयर होल्डर नहीं रहा है जिसका। एक होता है ऑफर फॉर सेल, जब किसी ने कंपनी शुरू की होगी तो उन्होंने कुछ शेयर्स का पार्टीशन अपने पास रखा होगा ना, या फिर पहले ही जो शेयर होल्डर है उसको अपने शेयर्स बेचने हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने शेयर्स इसमें डाल देते हैं, तो वो करता है सेल करने के लिए उनको ऑफर करता है, तो वो हो गया ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है कि ये 2 करोड़ 55 लाख जो है, मतलब जितनी भी अमाउंट है ऑफर फॉर सेल के लिए डाल रखी है, और फ्रेश इशू के लिए इतनी अमाउंट डाल रखी है। ठीक है, इशू टाइप है बुक बिल्ड इशू, जो मैंने आपको बताया कि जो ये अंडर राइटर्स है जो इनवाइट करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग इशू। यानी कि अलग अलग जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, फंड मैनेजर का मैंने एग्जांपल दिया, या फिर कोई भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको बुला बुला के, तो हमने ये जो प्राइस बैंड डिसाइड किया था ना 100 से 150 के बीच में, इस प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग इशू। यानी कि इस तरीके से उसका प्राइस जो है, प्राइस बैंड जो है वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, और कहाँ का लिस्ट हो रहा है मैंने बताया था, अब जो है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से दोनों पे लिस्ट होना कंपलसरी है। तो मेन ये मार्केट कैप एक होती है, मार्केट कैप एक टर्म है, आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना? यस मैम, समझ में आ रहा है। कहीं भी नहीं आए तो बता देना, और ऐसा तो नहीं है किसी ने फोन ऑन करके छोड़ दिया हो? नहीं नहीं। शिवम है शायद, कौन है? शिवम है ना, शिवम अच्छा, इसने किया हुआ है। आप लोग जानते हो एक दूसरे को? हाँ हाँ। वैसे मैं नहीं जानती। क्या हो गया मैम? और शिवम, कार्तिक कह रहा है कि आपने फोन बंद करके साइड में पटका हुआ है, वो आप सुन ही नहीं रहे हो, या फिर आप रील्स देख रहे हो इंस्टाग्राम पे? नहीं मैम, अभी अभी भेजिए मैम इसने मेरे को। तो कितना झूठ बोलता है भाई तो यार। चलो कोई नहीं।
बाकी मैं चाहूँगी आप सब सुन लो, क्योंकि ये जो हमारी कॉलेज में क्लासेस होती है, स्कूल में होती है, वैसी क्लास नहीं है। हमने अपनी अपनी मर्जी से अटेंड किया है ना। यस। तो ये हो गया मार्केट कैप के बारे में। बताते हैं मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप होता है कि कंपनी की करंट वैल्यू कितनी है, यानी कि अगर आज की डेट में मैं अपनी एबीसी लिमिटेड, अब हमारी कंपनी लिमिटेड हो गई क्योंकि हमने आईपीओ ला दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको आज की डेट में सेल करती हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलते हैं, उसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं कि मार्केट में कितनी वैल्यू है उसकी। हमारी जो रियल वर्थ थी वो हमारी 10 लाख रुपीज की थी, है ना। लेकिन अब हमारे जो शेयर्स हैं वो बहुत हाई प्रीमियम पे है। मान लो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फ्री फ्लॉट जो शेयर्स हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उनसे, इसका जो मार्केट प्राइस है इसके साथ। मान लो हमारे फ्री फ्लॉट शेयर्स हमारे कितने थे, 50,000 थे ना। उसके मार्केट प्राइस अब हमारा चल रहा है 100 रुपीज। तो हमारी इतनी जो है हमारी मार्केट कैप हो जाएगा, यानी कि आज की डेट में हमारी कंपनी की वैल्यू जो है इतनी है मार्केट के अंदर। अगर हम उसको सेल करेंगे तो हमको 50 कितना हो गया, 50 लाख हो गया ना। 50 लाख जो है हमें हमें अपनी कंपनी को सेल करके हमको मिल जाएंगे। तो मार्केट कैप क्या होता है कि अगर मैं आज की डेट में अपनी कंपनी को सेल करूँ तो मुझे कितना पैसा मिलता है। अब इसमें क्या है कि 3 कैटेगरीज होती हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। पहले तो क्राइटेरिया अलग था, पहले ये था 2000 करोड़ से जो ऊपर नेटवर्थ है जिनकी कंपनी के प्राइस वो है कैपिटलाइजेशन, उसको लार्ज कैप कहेंगे, ऐसे करके था पहले। अब क्या है कि जो टॉप की 100 कंपनी है ना वो जो है लार्ज कैप के अंदर आएंगी। उसके अलावा 100 टू 150 जो है वो मिड कैप के अंदर आएंगी, और 150 के बाद जो है वो स्मॉल कैप के अंदर आएंगी, ठीक है। यानी कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, ऐसी टॉप 100 कंपनीज वो लार्ज कैप है। जिनका कैपिटलाइजेशन उसके बाद 100 से 150 के बीच में आता है वो मिड कैप है, और जिनका 150 के बहुत बाद आता है, जिनका बहुत कम है, वो स्मॉल कैप है, ठीक है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया, तो आप इसमें डिटेल्स देख लेना जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, लिस्टिंग डेट क्या थी और जो भी है बहुत सारी इसमें डिटेल्स मिल जाती है। किसी को भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो, आईपीओ की खासियत ये है इनके लिए सब्सक्राइब करने का, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इसमें लॉस नहीं होते हैं, कि क्योंकि जनरली जो है जब आईपीओ लाने के बाद जब कंपनी शेयर्स लिस्ट करती है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो हाई प्राइस पे ही लिस्ट होता है। जैसे मान लो हमारा 140 रुपये प्राइस डिसाइड किया था ना हमने कि इतने पे हम लोग मान लो, ठीक है, तो वो सब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा तो मान लो 200 हो गया, मतलब ऐसे ज्यादा पे ही होता है, बहुत रेयर ही होता है कि कभी कम पे लिस्ट होता है। तो ठीक है, तो हम थोड़ा वैसे देख लेते हैं। तो जैसे हम किसी दुकान से सामान खरीदते बेचते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम लोग शेयर्स को, सिक्योरिटीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं बॉन्ड्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, शेयर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है सिक्योरिटीज में वो आती हैं। और जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनको हम लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उनमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सिक्योरिटीज मार्केट का स्ट्रक्चर है उसमें 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पहली बार जो कंपनी है वो आईपीओ लाके अपने शेयर्स को इश्यू करती है, ठीक है। और इसके अलावा कम्स अप विद एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर के साथ आती है। और इसमें जो है ट्रेडिंग डायरेक्टली कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में होती है। कंपनी से आईपीओ के लिए हम अप्लाई करते हैं, कंपनी से हम लोग शेयर खरीदते हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इसमें, सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। एनएससी बीएससी हमने सुना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं, हम खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंपनी एफपीओ के लिए आ सकते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब हमारे ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी ना 10 लाख रुपए की, जिसमें हम लोग अपने 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते थे, जिसमें से हमने सिर्फ अपने 50,000 शेयर्स इशू किए थे। अब मान लो कि मुझे और ज्यादा शेयर्स और कैपिटल रेज करनी है, तो मैंने इस 1 लाख में से 50,000 तो ऑलरेडी इशू कर दिए जो हमारे आईपीओ में गए थे। अब मैं एफपीओ लेके आऊंगी जो मैं दोबारा फ्रेश इशू शेयर्स इशू कर रही हूँ, मतलब 20 के और इशू कर दिए, तो हम एफपीओ बोलेंगे, जो कि
स्टॉक एक्सचेंज पे हम लोग और न्यू फ्रेश इशू शेयर्स कर सकते हैं। और इसमें ट्रेडिंग जो है इन टू इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। सेलर को नहीं पता बायर कौन है, बायर को नहीं पता सेलर कौन है, ठीक है, ये है इनमें। इसके अलावा वही सेम चीज लिखी हुई, न्यू मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट के बारे में वही लिख रहा है, आप लोग पढ़ लेना ये खुद से। फिर किस किस तरीके से इशू की जाती है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसमें मैंने आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में सब कुछ बता दिया है कि ये जो है फर्स्ट सेल होता है, कोई भी कॉर्पोरेट लेके आती है इसको। कॉमन शेयर्स क्या होते हैं? कॉमन शेयर्स वो होते हैं उनको शेयर होल्डर जो होता है ना, इनको होल्ड करने वाला, उसके पास वोटिंग राइट होगा और उसको डिविडेंड मिलेगा। वोटिंग राइट का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी डिसीजन लेगी ना तो उसमें उसको भी वोट देने का राइट है। और डिविडेंड जैसे हमें डिबेंचर्स वो हमें कोई लोन वगैरह देते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है, ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरीके से शेयर्स क्यों कोई इशू करेगा, क्यों कोई शेयर्स में पैसा डालेगा, बदले में क्या दोगे भाई, कंपनी से पूछेगा ना, वो मैं आपको पैसा दे रहा हूँ बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो हम उसको कंपनी देती है डिविडेंड, ठीक है। और भी मैंने जितना भी इसमें है मैंने बता दिया है। कॉमन स्टॉक जो है बताया कि इसकी ओनरशिप जो होती है के पास डिविडेंड और वोटिंग राइट होता है। इसके अलावा इशू प्राइस के बारे में बता दिया है, इसको कॉमनली ऑफरिंग प्राइस भी बोलते हैं। लॉट साइज बता दिया, प्रोस्पेक्टस के बारे में, रेड हियरिंग, अब एक रेड हियरिंग टर्म होती है तो ज़्यादा डीप में जाना नहीं है लेकिन फिर मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो कि दो कंपनीज हैं, उनका सेम रेपुटेशन है मार्केट में, लेकिन एक जो ए कंपनी है उसका आईपीओ तो आ रहा है मार्च में और जो बी कंपनी है उसका आ रहा है जून में। तो बी कंपनी को ये डर है कि यार जो ये ए कंपनी है ना, कहीं ऐसे ना हो कि मेरे जितने भी इन्वेस्टर्स मेरे पास आ सकते थे वो मेरे से पहले इसके पास चले जाए, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये पहले प्रोस्पेक्टस ला देता है और उसमें रेड कर देता है कुछ कुछ मेन चीजों को। एक तरीके से ये हो गया कि डिस्ट्रैक्ट करना लोगों को, इन्वेस्टर्स को बताना कि हाँ मैं भी हूँ, मेरे को भी पढ़ो, मतलब मेरे पे भी ध्यान दो, तो ये उस तरीके से लाया जाता है। तो रेड हेरिंग का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। प्राइस बैंड के बारे में बता दिया, अंडरराइटर्स कौन होते हैं मैंने ये बता दिया। फिर ये हम जो है इन सब के बारे में कल पढ़ेंगे और चीजें बताती हूँ मैं आपको अभी। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है हमें सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने के लिए। और 3 जो है वैसे तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है लेकिन 3 पॉपुलर हैं, बीएसई, एनएसई, एमसीएक्स। एमसीएक्स होता है कमोडिटी मार्केट के लिए। कमोडिटी मार्केट क्या होती है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, गेहूं, आटा, ये सब जो सामान है ना, इनमें भी ट्रेड होता है, तो वो कमोडिटी मार्केट होती है, ठीक है। और इसका जो मेन एक्सचेंज है वो एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। बीएसई होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही मुंबई में है। और इसका जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है और एनएसई का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है। आपने सुना होगा सेंसेक्स निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स इंडेक्स क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। सेंसेक्स पे 4000 प्लस जो कंपनी है वो बीएससी पे 4000 प्लस कंपनी लिस्टेड है और एनएसई पे 1600 प्लस कंपनी लिस्टेड है। सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनीज को प्राइस शो करता है और निफ्टी 50 बोलते हैं, टॉप 50 का शो करता है। तो मैं इंडेक्स के बारे में आपको बता देती हूँ, ज्यादा तो नहीं हो गया है? मैम ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया, हाँ इतना ही रखना है? यस मैम, इतना ही काफी, ये भी तो है। और किसी को नहीं बताना कुछ कि कितना रखना है कितना नहीं? कार्तिक भाई रिव्यूज दो अपने। कार्तिक शिवम के अलावा कोई नहीं है क्लास में? मैम बोलिए। सब सो रहे हैं। यार मैं इतना नो बोरिंग मैम, पढ़ा रही हूँ। नो मैम, मुझे लेकिन अच्छा लग मैंने रहा सब है, सुना मैं है। पढ़ना चाहती हूँ आगे। यस क्या विकास यस इसलिए बोल मैम, रहे हो कि पढ़ाइए। अच्छा ठीक पढ़ा रही हूँ ना, बोरिंग तो नहीं लग रहा है नो मैम। कि मैं वो Ma'am, you can continue if you want to. अच्छा हाँ यस मैम, इंटरेस्टिंग है। अच्छा। अगर
कुछ भी डाउट हो बीच में पूछ सकते हो, ऐसे सोना मत। और जैसे ज़बरदस्ती क्लास तो है ही नहीं ना, छोड़ भी सकते हो क्लास तो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे ही किसी रैंडम लड़की ने हमको मैसेज किया कि इंटरेस्ट है तो हाँ कर दो, लिंक दे दिया ग्रुप का और ज्वाइन करवा दिया। तो ये तो आपकी मर्जी थी खुद के ना। तो अभी इतना ही रखते हैं, मैं आज सारा रिवाइज करा देती हूँ जिससे कि भूले ना। तो अब रिवाइज करने में आप मेरी हेल्प करोगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। किसी ने नोट किया कुछ? किसी ने नहीं किया? Yes, ma'am. किसी ने यस नहीं मैम। किया। जब हम लोग लिख के पढ़ते हैं ना तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। और जो मैं बता रही हूँ ना, मेरा यकीन मानो तुम्हें ज़रूर काम आएगा कहीं ना कहीं। अगर तुम ध्यान, तो अगर टाइम दे रहे हो तो ढंग से देना चाहिए ना। तो मैं इस चीज़ का बोल रही हूँ कि पक्का बहुत काम आने वाला है, तो आप नोट ज़रूर करना। तो अभी मेरी हेल्प करना उसमें कि हम लोग रिवाइज करेंगे उस चीज़ में। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में देखा। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? जब हमको कैपिटल रेज करनी थी, हम आईपीओ लेके आए, ठीक है। और इसमें हम लोग अंडर राइटर्स के बारे में पढ़ा। अंडर राइटर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं अंडर राइटर्स? अंडर राइटर वो होते हैं जो मतलब अगर उनका स्टॉक मतलब नहीं बिक रहा हो तो हाँ, खुद खरीद लेते हैं जब। हेल्प करते हैं इशू करने में शेयर्स को। उसके अलावा हाँ हाँ वही बुक बिल्डिंग इशू में, मतलब ये जो है प्राइस डिसाइड करने में भी हेल्प करवाते हैं। उसके अलावा हमने इशू प्राइस के बारे में मैम, पढ़ा। हाँ जो लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आप बता रहे हो, ठीक है, मुझे लगा कुछ पूछ रहे हो। ठीक है, लॉट साइज के बारे में हमने पढ़ा कि हम लोग या तो कोई चीज़ मतलब मिनिमम के लिए हमें अप्लाई करना है तो या तो हमें उतना अमाउंट करना होता है, अमाउंट ऑफ शेयर्स करने होते हैं, या फिर उसके मल्टीपल्स करने होते हैं, ठीक है। और क्या क्या कवर किया हमने, बताओ। मार्केट कैप। हाँ, मार्केट कैप क्या होता है कि आज की डेट में हमारी कंपनी कितने में सेल होगी, मेन मतलब मोटा मोटा याद रखना है तो इस ये होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, इसके बारे में देखा। और क्या कवर किया? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। हाँ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सा? इसमें फ्रेश इशू होता है। सेकेंडरी मार्केट इसमें जो माने हमने जो कंपनी जो आईपीओ लेके आई है वो लिस्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में, और इन एग्जिस्टिंग इशूड सिक्योरिटीज में ट्रेड होता है यहाँ पे सेलर और बायर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे कंपनी टू इन्वेस्टर ट्रेड होता है, और यहाँ पे ट्रेड नहीं होता एक्चुअली, ट्रांजेक्शन होती है, और यहाँ पे सेलर और बायर के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या कवर किया? बीएससी, एनएससी। एक सेकेंड। कॉमन शेयर्स। हाँ, कॉमन शेयर्स के बारे में हमने पढ़ा। कॉमन शेयर्स कौन से होते हैं? जिनके पास वोटिंग राइट होता है और डिविडेंड मिलता है। हाँ। इसके अलावा और आवाज क्या नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? मैम, सेंसेक्स एंड निफ्टी का देखा हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स और के बारे में नेशनल पढ़ा, स्टॉक एक्सचेंज में। बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स। तो हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। कल हम इनको क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे तो एक बार हम इन सबको रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब किसी मैम, डन मैम। हाँ जी, मैम, हाँ जी, आई हैव डाउट है मैम एक, कि जब भी हम आईपीओ इशू करते हैं ना, वो फर्स्ट ऑफर रहता है ना, तो वो बॉम्बे स्टॉक मतलब कौन से भी स्टॉक एक्सचेंज में इशू करते हैं कि पर्सनल, मतलब वैसा प्रॉस्पेक्टस में लिखा है वैसा? नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा बोलो। क्या? हेलो मैम, हाँ जी, हाँ जी, क्या? जब भी हम आईपीओ इशू करते हैं ना हाँ जी, फर्स्ट टाइम, हाँ। तो वो कहाँ पर इशू होता है? मतलब स्टॉक एक्सचेंज में इशू होता है कि कंपनीज के द्वारा इशू? वो कंपनी, एक सेकेंड,
कंपनी जो है आईपीओ लेके आती है, वो प्राइमरी मार्केट स्टॉक होती है। एक्सचेंज में ना? स्टॉक एक्सचेंज पे वो ट्रेड होते हैं, मतलब प्राइमरी मार्केट में एक ओके ओके ठीक है, प्राइमरी मार्केट में वो आईपीओ आता है, उसके बाद ये लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि एनएसई और बीएसई है। अब यहाँ पे इनका ट्रेड होगा, यानी कि इसको खरीदा बेचा और ट्रेड किया जाएगा, ट्रेडिंग की जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज पे ये ओके होता है। ओके ओके, ओके मैम, स्टॉक एक्सचेंज को सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं ना, इसी हाँ वजह जी, से? हाँ जी, हाँ जी, इसी वजह से उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ओके मैम, वेल डन मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। किसी और को कोई डाउट है? नो मैम। तो विकास जी को कैसे पता कि किसी को डाउट नहीं है? क्या मैं क्या ही बोलूं। तो आपको कोई डाउट है जो ये बोल रहे हैं? मैम एक बार वो बता रही थी ना, स्मॉल ऐसे कुछ करके, उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। स्मॉल कैप लार्ज कैप का बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ ओके ओके। हमने मार्केट कैप के बारे में पढ़ा, ये समझ में आया था कि मार्केट कैप क्या होता है। जी। करंट वैल्यू जो है एक कंपनी की, वो मार्केट कैप हो गया, ठीक है। अब जो मार्केट कैप के हिसाब से जिनका बहुत हाई है, मतलब जो सबसे ज्यादा महंगी कंपनी होगी ना, मान लो किसी की 1000 करोड़ की एक कंपनी है, जिसका पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो इस कंपनी की है, एक कंपनी की, ठीक है। अब ऐसी जितनी भी कंपनी, किसी की ये हो गई 900, किसी की हो गई 80, तो ऐसी जो टॉप की 100 कंपनीज होंगी ना, वो लोग लार्ज कैप में आ जाएंगे, जिसका बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन है, बहुत लार्ज। जैसे कि कौन कौन सी, रिलायंस के बारे में आपने सुना होगा, उसके अलावा टीसीएस के बारे में सुना होगा। तो ये अलग अलग कंपनीज जो है लार्ज कैप के अंदर आते हैं, जिनका नेटवर्थ बहुत ज्यादा हाई है। उसके अलावा इनसे थोड़ा सा कम जिसका है, वो मिड कैप में आ गई। थोड़ा सा कम कौन सा लेके चलेंगे, जो टॉप 100 कंपनीज थी वो ले ली हमने मार्केट कैप के अंदर। अब जो 100 से लेके 150 तक है, यानी कि सॉरी 250 है, ये मैंने शायद 150 आपको बता दिया। ये जो 150 कंपनी है ना बीच की, वो मिड कैप के अंदर आएंगी, और स्मॉल कैप के अंदर आएंगी। जो 250 के बाद जितनी कंपनीज होंगी वो स्मॉल कैप के अंदर, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। होती है ना कुछ कंपनियां अभी स्टार्ट ही हुई हैं, आईपीओ लेके ही आई हैं, उनका मार्केट कैप कम होता है ना स्टार्टिंग में, उनकी वैल्यू उतनी नहीं होती है, तो वो स्मॉल कैप के अंदर आ गई। ओके मैम। और बताइए। अब तो डाउट नहीं है मैम मुझे। ओके हेलो हाँ हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, मैम। हेलो हाँ हाँ विकास बोलो। मैम, जो कंपनीज को जो रेंज देते हैं ना, मतलब वो क्रिस्टल्स वगैरह कंपनी रहती है, वो क्या रहती है मतलब? आप रेंज का बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब ऐसा फेस वैल्यू जितना रहता है, हाँ, फेस वैल्यू का जितना रहता है, मतलब अगर बोलते हैं ना 5 स्टार कंपनी, 3 स्टार कंपनी, 2 स्टार, 8 स्टार कंपनी, तो वो कौन रेटिंग्स, देता है? मतलब वो रेटिंग्स, क्रिस्टल्स एजेंसीज वगैरह क्या रहती रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो है? देती हाँ हैं। हाँ, सॉरी सॉरी, रेटिंग एजेंसी। हाँ, रेटिंग एजेंसी रेटिंग्स देती हैं। कौन वैलिडेट करेगा कि ये कंपनी अच्छी है, आप इसके शेयर्स को खरीदिए मत खरीदिए, ये कंपनी ए ग्रेड कंपनी है, ए प्लस ग्रेड कंपनी है, ए है, सी ग्रेड है, तो ये कौन हाँ वैलिडेट करेगा? ये रेटिंग एजेंसीज बताती हैं। वो कंपनी को स्टडी करती है, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सब चीज़ों को पढ़ती है, देखती है, तब वो बताती है कि कोई कंपनी कितना रिस्क है। ए प्लस जो कंपनी है मतलब वो बहुत अच्छी है, ए है जो वो थोड़ा कम अच्छी है, बी जो है वो बैड है, सी है वो बहुत ज्यादा बैड है, ऐसे हो जाते हैं। इसको रेटिंग देना एक तरीके से, आप यही बोल रहे हो ना? हाँ, यस मैम, यस मैम, कैच किया आपने बरोबर। हाँ, थैंक यू। क्लियर वॉइस नहीं आ रही है मैम। क्लियर वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है आपके यहाँ पे। समझ में आया जितना मैंने पढ़ाया आपको? यस यस मैम। तो अभी आगे कंटिन्यू करें या इतना रखें? वैसे तो हमारा टाइम हो गया है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। एनआईएसएम के बारे में कोई पूछ रहा था ना? मैम, हाँ हाँ तो आईपीओ इशू करने के लिए हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड होना जरूरी है क्या?
आईपीओ इशू करने के लिए? आईपीओ इशू करोगे उसके बाद ही आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो सकते हो। आईपीओ करने के लिए आप ओके। एक कंपनी को रजिस्टर होना जरूरी है। कंपनी को यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज में ना? रजिस्ट्रार ऑफ एजेंट होता है शायद, आरओए। रजिस्ट्रार ऑफ एजेंट के पास रजिस्टर हाँ, करना आरओसी। हाँ आरओसी। रजिस्टर ऑफ कंपनी नहीं होता, आरओए होता है, रजिस्ट्रार ऑफ एजेंट। जो भी आप चेक कर लेना, आरओए होता है, आरओसी होता है, आरओसी भी हो सकता है, रजिस्ट्रार हाँ, ऑफ यस। एजेंट। ठीक है, तो उनके पास रजिस्टर होना कंपनी को जरूरी है, तभी तो वो कंपनी बनेगी ना। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ बनाता है, लॉ ही डिस्ट्रॉ कर सकता है। यानी कि जैसे जो काम हम कर सकते हैं वही काम कंपनी भी कर सकती है। अगर हम अपने आप नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तो कंपनी भी खरीद सकती है। इस तरीके से होता है। ठीक है, यस मैम। तो मैं आपको यस मैम। एनआईएसएम के बारे में बता देती हूँ। एनआईएसएम जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये सेबी का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें क्या है कि 31 सर्टिफिकेशन है कुछ। जैसे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके पास सीरीज 8 का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो कि किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटीज, सॉरी, इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का है। उसके अलावा सीरीज 5, अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको सीरीज 5 का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। या फिर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, सीरीज 14 का होना जरूरी है। आपको मर्चेंट बैंकर बनना है तो उसके लिए वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो कुछ सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी है, कुछ नॉर्मल है। तो आप वो सर्टिफिकेट्स की बहुत वैल्यू है। अगर आप सेबी, ये जो एनआईएसएम का सर्टिफिकेट लेते हो, इसका मतलब आपने सेबी से सीधा आपको अप्रूवल मिला है कि हाँ भाई आप ठीक हो, आपके पास वो नॉलेज है। आपको ये सारे सर्टिफिकेट लेने जरूरी नहीं है, आपको जिस लाइन में इंटरेस्ट है आप उससे रिलेटेड ले सकते हैं। लेकिन ये आपकी सीवी में बहुत वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी बहुत हेल्प करेगा। यानी कि हम जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए तो बहुत, मतलब मेरे को जो फायदा दिख रहा है, मतलब मेरी हेल्प भी किया काफी। तो जैसे आप लोग, मैंने आप सबको इंटर्नशिप वाले प्रोग्राम में से लिया है, तो उधर कुछ भी नहीं हो रहा है, उधर आपको मतलब ज्यादा हेल्प हो ही नहीं रही है। तो इसमें क्या है कि आप हक से लीजिए ना, कहीं पे अप्लाई कीजिए जॉब के लिए तो प्राउडली कीजिए कि मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, उस बेसिस पे आप मुझे करिए। ठीक है, तो इसलिए एनआईएसएम के सर्टिफिकेट का फायदा है। तो मैं इसकी भी कोचिंग देती हूँ। तो इस कोर्स के बाद मैं वो कोचिंग शुरू करूँगी, किसी को भी इंटरेस्ट हो तो मुझे बता देना। और ये काफ़ी हेल्पफुल है, और नॉलेज इसकी चाहिए हो तो मुझसे पूछ यस। सकते हो। हाँ जी, क्या? मुझे सॉरी, आपकी आवाज़ कट रही है। विकास, आपकी आवाज़ कट गई। यस मैम, मेरे को इंटरेस्ट है। अच्छा, आपको इंटरेस्ट है, तो इसका एक अलग से सेशन रखेंगे, फिर मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम इसका एक अलग से पूरा सेशन रखेंगे और इसको पूरा यस डिस्कस मैम। करेंगे, यस मैम। जिससे कि मैं जिन बच्चों को जनरली इंटरेस्ट है उनकी हेल्प कर पाऊँ और यस मैं मैम। उनको बता पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू इतना अटेंटिवली सुनने के लिए। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ग्रुप में ये पीडीएफ वगैरह भेज दूंगी। ओके, Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम। बाय। बाय बाय। Thank you, Okay, ma'am. thank you, ma'am. And good night. गुड नाइट, गुड नाइट।
है।